नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से अध्याय 9 चिड़िया की बच्ची। जो ये अध्याय है वो एक कहानी है जो एक चिड़िया की बच्ची के बारे में है, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। जैनेन्द्र कुमार जी ने इस कहानी के अंदर बताया है कि हर एक प्राणी, कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, वो या मनुष्य को ही हम ले सकते हैं, तो वो इस संसार की सुख सुविधाओं, धन दौलत, इसकी अपेक्षा उसे अपनी आज़ादी और उसे अपने माता पिता का स्नेह अधिक प्यारा होता है। लेकिन इसमें जैनेन्द्र जी ने प्राणियों के बारे में बताने की कोशिश की है, पक्षी के बारे में बताना चाहे पक्षी के माध्यम से कि हर एक प्राणी को अपनी आज़ादी अधिक प्रिय होती है, और जो मनुष्य है वो तरह तरह के लालच देकर प्राणियों को अपनी कैद में करना चाहता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए और मनोरंजन के लिए। तो पहले मैं इस कहानी को शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ, जिससे आपको कहानी समझ आ जाएगी ये। तो इसमें कैरेक्टर है सेठ माधवदास जी। जो सेठ माधवदास है वो बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके पास सब सुख सुविधाएं हैं, बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, संगमरमर की बहुत बड़ी कोठी है, अनेक नौकर चाकर है। लेकिन उनके जीवन में एक ही चीज़ की कमी है, वो है उनका अकेलापन। यानी कि वो इतनी बड़ी कोठी के अंदर केवल वो अकेले हैं, और केवल वो प्राकृतिक सौंदर्य को देखते रहते हैं अपने बगीचे में। तो एक चिड़िया की जो बच्ची है वो उनके बगीचे में आती है, तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है, और वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, स्वार्थ के लिए उस चिड़िया की बच्ची को कैद करना चाहते हैं। लेकिन वो चिड़िया की बच्ची सेठ माधवदास द्वारा दिए गए जो लालच है, उसको धन दौलत का जो लालच देता है सेठ माधवदास, या हर तरह की सुख सुविधा का लालच देता है, तो इस तरह के लालच देता है। लेकिन चिड़िया की बच्ची उसकी बातों में नहीं आती। वो फिर भी अपनी माँ के पास जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपनी माँ की गोद में बहुत सुरक्षा का अनुभव होता था। तो यही बताने की कोशिश की है अंत में लेखक ने कि हर एक प्राणी को अपनी आज़ादी अच्छी लगती है, अपने माता पिता का स्नेह अच्छा लगता है, बजाय धन दौलत और सुख सुविधाओं की। तो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी चिड़िया की बच्ची। इसमें आप अपनी बुक भी खोल कर रखिए, क्योंकि मोबाइल में बार बार देखेंगे तो उसमें आपको आँखों पर बुरा असर पड़ेगा। आप सुनने की कोशिश ज़्यादा कीजिए और बुक में अपना ध्यान दीजिए कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, कौन सी लाइन पढ़ रही हूँ। साथ में मैं आपको शब्दों के अर्थ भी बताती जाऊँगी, वो आप अपनी बुक में साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। सुहावना मतलब सुंदर या अच्छा लगने वाला। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है, और कोई व्यसन भी छू नहीं गया है। व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत, यानी कि माधवदास को कोई बुरी आदत नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। अभिरुचि यानी कि पसंद, यानी कि उनकी पसंद बहुत अच्छी है। फूल पौधे, रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियों जो हम बड़े बड़े डोंगे या कटोरियाँ जिसको हम बोलते हैं, उससे बड़े बड़े कटोरियों के जैसे जो हौज है वहाँ बने हुए हैं। तो वहाँ पर उसमें फव्वारे लगे हुए हैं बगीचे के अंदर। बड़े बड़े हौज यानी कि तालाब की तरह बड़े बड़े जैसे टंकी टाइप से बने हुए हैं, और उसके अंदर वो कटोरी नुमा इस तरह से वो लगे हुए, उसके अंदर से फव्वारे निकल रहे हैं पानी के। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मसनद आपने देखा होगा कि जो
हम अपने घरों में एक गोल आकार का जो तकिया होता है, गोल गोल, जो हमारे ड्राइंग रूम में दीवान के ऊपर रखा रहता है, उसको हम बोलते हैं मसनद। एक गलीचे पर बैठते हैं मसनद के सहारे और प्रकृति की छटा निहारते हैं, यानी कि प्रकृति का नज़ारा निहारना मतलब देखना। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि मित्र हुए तो, यानी कि कोई उनके पास होता है तो उनसे तरह तरह की बातें करते, किसी बारे में चर्चा करते, और नहीं तो जो पास जो उनके फर्श पर हुक्का रखा हुआ है तो उसमें हुक्के का इस्तेमाल करते वो। तो यही सोचते सोचते मुंह में देकर हुक्के को मुंह में लिए सोचते सोचते ही संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। संध्या यानी शाम को वो सपने की तरह गुजार देते हैं, यानी कि वो अकेले हैं अपने घर में, कोई भी उनसे बातचीत करने वाला नहीं है। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। यानी कि आज मौसम थोड़ा अच्छा था तो माधवदास अपने जो मसनद है, जो गोल तकिया है, उसके सहारे बैठे हुए थे। अब उन्होंने ज़िंदगी में हर चीज़ के जो है भोगा है, ऐश्वर्य को भोगा है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा उनके जीवन में अभी भी है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा था। स्याह, इसमें स्याह शब्द आया है, स्याह मतलब काला, और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, यानी कि उसकी जो राज था वहाँ पर, उस बगीचे के अंदर उसी का राज था, माधवदास का ही बगीचा था। तो चिड़िया तो घूमती फिरती वहाँ पर आई थी, तो चिड़िया को इस तरह की का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, पर मतलब कि पंख, वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। यानी कि वहाँ पर माधवदास के बगीचे में वो चिड़िया आती है, और तो वहाँ पर उसे लगा कि ये बगीचा है, खुला है, यहाँ पर मैं घूमती रहूँगी, उड़ती रहूँगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जो पूरा बगीचा है उस पर किसकी सत्ता है, उस पर किसका शासन है, माधवदास का। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, यानी कि उसको उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी, यानी मनमाना व्यवहार करने वाली, मन से काम करने वाली उसकी स्वच्छंदता यानी कि आज़ादी, उसकी जो आज़ादी था, आज़ादी के साथ उड़कर वो बगीचे में घूम रही थी, तो वो माधवदास को बहुत अच्छी लगती है। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके का मतलब बिना किसी रोक टोक के। वो उसको देखकर खुश होता है, क्योंकि उसके पास कोई था ही नहीं माधवदास के पास, तो वो चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तो इसीलिए वो उसको कहता है कि तुम यहीं पर रहो, मैंने तुम्हारे लिए ही ये बगीचा बनवाया है, तुम बिना रोक टोक के यहाँ पर आया करो। इस तरह से वो चिड़िया से बातें करता है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई,
यानी कि उसकी इस तरह की जो बातें सुनी चिड़िया ने तो वो थोड़ा सा सकुचा गई है, सहम जाती है वो। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो चिड़िया पहले तो माधवदास की बातों को अनसुना कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसको लगा कि मुझसे बात कर रहा है तो वह सुनती है बात। तो वो माधवदास उसको थोड़ा सा लालच देने की कोशिश करते हैं कि संगमरमर की कोठी मेरी है, बगीचा मेरा है, तुम अच्छी हो, प्यारी हो, यहीं रहो। इस तरह से उसको लालच देने की कोशिश करता है। लेकिन चिड़िया है वो सोचती है शायद मैंने यहाँ आकर गलती कर दी है, इसलिए उसका जो कूदना है, फुदकना है, वो सारा वो भूल जाती है और बोलती है कि मैं तो थकावट दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गई थी, लेकिन ये बगीचा आपका है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आगे है माधवदास क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। रागनियों का जी बहलेगा यानी राग संगीत, यानी कहता कि उसको देखकर वो कहते कि मैं खुश रहूँगा, मेरे जीवन में खुशी का संगीत आ जाएगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने मैं ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोचने करें। तो वो माधवदास उसको वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन चिड़िया को अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि शाम का समय होने वाला था, क्योंकि शाम के समय पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, तो उसे भी अपने घर की, अपनी माँ की बहुत याद आती है। तो वो कहती है कि मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है। वीरान यानी कि सूना है, खाली है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। तो माधवदास उसको बहुत से लालच देने की कोशिश करता है कि वो कहता है चारों तरफ कितनी हरियाली है, पानी है, कहीं फूल रंग बिरंगे फूल है, मेरा जो दिल है, मतलब मैं कि यहाँ पर वीरान सा लगता है, क्योंकि सब कुछ खाली था, माधवदास के पास कोई नहीं था। तो कहता है कि तुम यहाँ पर रहोगी, हंसोगी, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊँगा, मोतियों की झालर उसमें लगवा दूँगा। तो इस तरह से वो उसको धन दौलत का लालच भी देता है और कहता है कि तुम यहीं पर रहो। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती, बहुतेरी मतलब बहुत सारी। मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो चिड़िया को जब वो लालच देता है तो माधवदास लालच देता है उसको, चिड़िया थोड़ा सा डर जाती है। वो कहते कि मुझे इस धन दौलत से क्या लेना है, मैं तो केवल अपनी माँ को जानती हूँ, और मुझे और क्या चाहिए, केवल मेरी माँ ही चाहिए मुझे। और जो सुनहरी धूप है, हरियाली है, वो तो हमारे घोंसले के बाहर भी हमें मिल जाती है, और माँ खाने के लिए दाना ला देती है, तो मुझे और कुछ ज़रूरत नहीं है। माँ मेरे इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। अब माधवदास कहते हैं, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती।
यानी कि महामान्य, एक रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ किया है, एक विशेषण यूज़ किया है। किसके लिए? चिड़िया ने माधवदास के लिए। तो माधवदास उसको कहता है कि भाई तुम कहाँ रहती हो? मुझे नहीं जानती क्योंकि मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, सब मुझे जानते हैं। लेकिन चिड़िया क्या कहती है? मैं तो केवल अपने माँ को, अपने भाई बहनों को, सूरज को, धूप को, घास, दाना पानी, ये इन सब चीज़ को जानती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर माधवदास कहता है तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। जब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू नीरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया कहती है तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? तो इसमें चिड़िया के भोलेपन को प्रकट किया गया है। माधवदास उसको बहुत से लालच देते हैं कि बहुत भोली हो, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, तुम मुझे क्या नहीं जानती हो? तो चिड़िया बहुत भोलेपन से कहती है कि सेठ क्या होता है मैं तो नहीं जानती। तो वो उसे कहता है कि मैं तुझे माला माल कर दूंगा, मेरे पास बहुत धन दौलत है। तो वो चिड़िया भोलेपन से कहती है कि ये माला माल क्या होता है, क्या मुझे माला माल होना चाहिए? वो इस तरह से प्रश्न करती है क्योंकि वो केवल अपनी माँ को जानती है और केवल अपनी माँ के पास जाना चाहती है। सेठ कहते हैं अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? बुद्धि यानी क्या? तुझे अक्ल नहीं है? तेरा घर तू सोना नहीं जानती। सोना या गोल्ड, सोना यानी कि गोल्ड, उसकी बात कर रहा है सेठ माधवदास। उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरा पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो इसमें माधवदास उसको और भी लालच देने की कोशिश करता है कि वो कहता है कि मेरे पास बहुत सा सोना है, ढेर सा, तेरा पिंजरा भी मैं सोने का बनवा दूंगा और तू मेरे बगीचे के अंदर कूदती हुई, फुदकती हुई मुझे खुश करती जाना और तेरा भाग्य खुल जाएगा, यानी कि मैं तुझे धन दौलत इतनी दूंगा कि तेरा भाग्य खुल जाएगा और जिस कटोरी में तू पानी पिएगी वो भी सोने की होगी। अब चिड़िया बोलती है सेठ माधवदास को, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। चित्त मतलब कि मन। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। फिर और उसे लालच देता है कि तू इतने बड़े सेठ को नहीं जानती, मेरे पास इतनी दास दासियाँ हैं, कोठियाँ हैं, और तू सोने को नहीं जानती क्योंकि सोने की कीमत तो पूरा संसार जानता है और तुझे सोने की कीमत नहीं पता। इस तरह से वो उसे बोलता है। तो वो चिड़िया कहती है क्योंकि मैं तो नादान हूँ, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता और मैं कुछ नहीं समझती, इसलिए मेरी माँ मेरी बाट देख रही है, इंतज़ार कर रही है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। सेठ अब कहता है, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसलों में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने देह यानी कि उसकी जो शरीर है, बॉडी है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
माधवदास उसको बातों में उलझाता है, कहता है कि फूल अनगिनत रंग बिरंगे मेरे बगीचे के अंदर है, तूने मुझे खुश कर दिया है। तेरी माँ के पास तो कुछ भी नहीं है, तू तेरी माँ के पास जाकर क्या करेगी? तू इतनी सुंदर है, तू मेरे बगीचे में ही रह जा, मैं तुझे सोने से पूरा का पूरा भर दूंगा और तुझे चमका दूंगा, तेरे मूल्य को और बढ़ा दूंगा। इस तरह से वो उसको लालच देता है। चिड़िया कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर मतलब एक पल भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन यानी कि कोशिश में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? तो सेठ माधव, जब चिड़िया उसकी बातों में नहीं आती है, सेठ माधवदास उसको बातों में लगाते हैं और धीरे से एक ऐसा बटन दबा देते हैं साइड में, जिससे कि वो घंटी की आवाज़, बैल की आवाज़ अंदर जाती है और तुरंत वहाँ से नौकर निकल कर आता है। सेठ उसको इशारा करता है कि चिड़िया को मैं बातों में उलझाए रखता हूँ और तुम अचानक से उसको पकड़ लेना। तो इस तरह से सेठ माधवदास चिड़िया को पकड़ने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचता है। चिड़िया बताती है उसे कि 2 बहन हैं, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उजेला है। उजेला मतलब कि रोशनी। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। चौकन्नी होना कि सावधान होकर वो चारों तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे माधवदास की से थोड़ा डर लग रहा था और शाम भी हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। अंधेरा हो रहा था, उसको डर भी लग रहा था, क्योंकि वो अपने घर से, घोंसले से दूर थी। पर वो देखते, उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। राह यानी कि रास्ता नहीं मिलेगा अगर मुझे रात को देर हो गई। इतने में चिड़िया को बोध हुआ यानी कि ज्ञात हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, यानी कि किसी कठोर स्पर्श, यानी कि किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसके शरीर को छुआ। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। तो सेठ उसके साथ धोखा करता है, उसको बातों में लगाकर नौकर को इशारा करता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो किसी तरह नौकर के पंजे से निकलकर भाग जाती है और सीधा अपनी माँ की गोद में जाकर बहुत डर जाती है और रोती है। अपनी माँ की गोद में जाकर उसको सुरक्षा का अनुभव होता है और रोती रोती ओ माँ इस तरह से वो कहती है। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उससे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच के अपनी आँखों को मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे अब पलक न खुलेगी। यानी कि वो अपनी माँ की गोद में आकर उसे सुरक्षा का अनुभव हुआ और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अपनी माँ की गोदी में वो रोती जा रही थी और माँ ने उसे बड़े प्यार से उसको अपने छाती से यानी कि अपने हृदय से लगा लिया और उसे चुपचाप उसको अपनी गोद में सुला लिया। तो आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। बहुत अच्छी कहानी है। इसी कहानी से हमें क्या पता चला कि हर एक प्राणी को अपनी आज़ादी प्रिय होती है। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है
यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्राणी को कैद में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सभी को अपनी आज़ादी प्रिय है। आप सोच कर देखिए कि अगर कोई आपको बहुत दिनों तक एक कमरे में बंद कर दे तो क्या होगा। उसको आपको सब सुख सुविधाएं, थोड़े दिन तो वो सुख सुविधाएं आपको अच्छी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका मन भी करेगा कि वो आप वहाँ से बाहर जाएं। तो इसीलिए यही हमें शिक्षा मिलती है इससे कि हमें किसी भी तरह किसी भी प्राणी को कैद में नहीं रखना चाहिए। और इस कहानी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि स्वतंत्रता का महत्व इस कहानी में दर्शाया गया है। ये प्रश्न आ जाते हैं कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, या इस कहानी का उद्देश्य क्या है, यानी एम क्या है लेखक का। तो इसमें क्या बताने की कोशिश की है? एक तो इसमें स्वतंत्रता, आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है, और साथ ही जो मनुष्य है उसके लालची स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो इसमें बताया गया है सेठ माधवदास के माध्यम से कि सेठ माधवदास के पास बहुत से धन दौलत है, और वो चिड़िया को बहुत से प्रलोभन यानी कि लालच देता है। वो सोचता है कि मेरा जो जीवन का अकेलापन है इस चिड़िया के द्वारा दूर हो जाएगा, लेकिन चिड़िया है उसको अपनी आज़ादी अच्छी लगती है। उसे खुली हवा में सांस लेना, धूप, जल और अपना जो दाना है उसकी माँ देती है, तो अपनी माँ से वो बहुत प्यार करती है। तो इस तरह उसे सब आज़ादी ही अच्छी लगती है, लेकिन सेठ माधवदास उससे वो धोखा करता है, लेकिन वो उसकी बातों में न फंसकर अपनी माँ के पास चली जाती है, और माँ की गोद में उसे एक विशेष प्रकार की तृप्ति, विशेष प्रकार की संतुष्टि मिलती है। इसीलिए हर प्राणी को अपनी आज़ादी पसंद है, यही लेखक का प्रमुख उद्देश्य है, यही इस कहानी में दर्शाया गया है। तो आपको शिक्षा और उद्देश्य समझ आ गया होगा। और इस कहानी में बहुत से और भी प्रश्न दिए गए हैं, तो वो प्रश्न भी बहुत आसान हैं, आपको समझ आ जाएंगे। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। संपन्नता यानी कि उसके हर प्रकार से संबंध था, ये चाहे वो धन दौलत हो, चाहे खाना हो, चाहे हर चीज़ से। और कुछ ऐसी बातें भी थी जिससे ये पता चलता है कि वो सुखी नहीं था। तो पहले हमें ये बातें बतानी है कि उसका जीवन संपन्नता से भरा था। संपन्नता से भरा कैसे था? एक तो वो नगर का बहुत बड़ा सेठ था, और उसके पास सोना, चांदी, धन दौलत सब कुछ थी। बड़ी बड़ी संगमरमर की कोठियाँ थी, बाग बगीचे थे, नौकर चाकर थे, दास दासियाँ थे, और वो हर एक चीज़ खरीद सकता था। तो सुख की सुविधाओं की कमी ही नहीं थी। तो इस प्रकार से पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। लेकिन किन बातों से पता चलता है कि वह सुखी नहीं था? क्योंकि सब कुछ था उसके पास, लेकिन इतनी बड़ी कोठी उसकी खाली पड़ी थी, सब कुछ सूना था, उसकी कोठी में कोई आता नहीं था। और एक छोटी सी चिड़िया को देखकर वो उसे अपने बगीचे में रखना चाहता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, उसको लालच देता है, लेकिन चिड़िया फिर भी उसकी बातों में नहीं आती। इससे हमें क्या पता चलता है कि उसका जीवन सुखी नहीं था, संपन्न होते हुए भी उसका जीवन सुखी नहीं था। फिर आगे है प्रश्न, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए कि उसे कोई स्वार्थ नहीं था, ऐसा कह रहा था, वो चिड़िया को अपने मन से रखना चाहता था वहाँ पर, यहीं रह जाए वो। क्या उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ मन से कह रहा था? तो वो चिड़िया जो जैसे ही आती है उसके बगीचे में बहुत चहल पहल हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है चिड़िया, वो खुश हो जाता है उसको देखकर। लेकिन जब वो ये बार बार कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा है, यहीं पर रहो, तो इससे क्या पता चलता है कि वो स्वार्थ के वशीभूत होकर ये बातें चिड़िया को कह रहा था। क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ था ना, क्योंकि चिड़िया वहाँ रहेगी तो उसका मन बहला रहेगा, अपने चिड़िया को देखकर खुश रहेगा, क्योंकि उसका जीवन में सूनापन था, अकेलापन था। इसलिए अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो तरह तरह से उसको लालच देता है। तीसरा प्रश्न देखिए, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि चिड़िया को तो सुख सुविधाओं का, धन दौलत का कुछ पता ही नहीं था,
लेकिन माधवदास अपनी ज़िद पर ही अड़ा हुआ था कि चिड़िया यहीं पर रहे। तो ये दोनों के जो मन के भाव हैं उनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम कि माधवदास बार बार उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, अच्छा अच्छा भोजन खाने को दूंगा। तो ये सब चीज़ें तो एक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है ना, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन जो प्राणी है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, उनको तो इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं है। वो तो हमेशा अपनी आज़ादी को देखते हैं। ये चीज़ें उनके जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। उन्हें तो केवल अपनी चिड़िया को तो अपनी माँ और अपना घोंसला ही बहुत अच्छा लगता है। तो चिड़िया के मन के भाव अलग थे। इसी प्रकार जो इसीलिए मनुष्य था सेठ माधवदास, तो चिड़िया की भावनाओं को वो समझता नहीं है। वो समझता है कि चिड़िया अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रही है, मेरी बात नहीं मान रही है। इससे क्या पता चलता है कि मनुष्य यानी कि माधवदास की दृष्टि में धन दौलत सुख सुविधाएं ही सब कुछ है। वो सोच रहा था कि मैं धन के बल पर सब कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन जो चिड़िया है वो आज़ादी को महत्व देती थी। उसके लिए धन दौलत सोना चांदी कुछ महत्व नहीं रखता था। उसे तो पानी, आज़ादी से रहना, धूप, दाना चुग्गा चुनना, अपनी माँ के पास रहना, ये सब उसे अच्छे लगते हैं। इसलिए दोनों के मन के भावों में अंतर है। चौथा प्रश्न देखिए, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। क्योंकि जब कहानी के अंत में जब सेठ अपने नौकर से इशारे से उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलते हैं, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि सेठ ने चिड़िया को बातों में लगाया और उसके साथ धोखा किया। लेकिन सेठ को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चिड़िया की अपना जीवन है, वो आज़ादी से रहना चाहती है। उसको कोई हक नहीं था सेठ माधवदास को कि वो उसको लालच दे या उसको अपने, वो सोचता था लालच देकर उसको खरीद लेगा। तो ये सब उसने ठीक नहीं किया। हमारी दृष्टि में ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसे माँ अपनी अच्छी लगती है, घोंसला अच्छा लगता है, और इसलिए चिड़िया क्या करती है, माधवदास के लालच को ठुकरा देती है और उसके पंजे से निकलकर उड़ जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि चिड़िया ने बड़ी होशियारी से काम लिया, चिड़िया ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। 5वां प्रश्न देखिए, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो आपने अपने अनुभव के आधार पर ये प्रश्न करना है कि आपके जीवन में अपनी माँ का क्या महत्व है। तो आपने सब कुछ लिखना है। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि बचपन से ही जब से हम जन्म लेते हैं तभी से हमारे जीवन में हमारी माँ का महत्व बढ़ जाता है। तो सभी बच्चों को यही लिखना है कि हमारे जीवन में हमारी माँ का क्या महत्व है। तो ये आप प्रश्न अपने आप कीजिए कि कैसे महत्व है आपकी माँ का आपके जीवन में। 6वां प्रश्न है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो आपने इस कहानी को दूसरा शीर्षक देना है, कोई भी दे सकते हो आप, मनुष्य और चिड़िया ये दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य के जो लालची स्वभाव है, स्वार्थी स्वभाव है, उसका वर्णन भी किया गया है। तो दोनों के ही विचार इसमें चल रहे हैं। तो आप ये अपनी पसंद से कोई शीर्षक दे सकते हैं। और इसमें केवल चिड़िया की बच्ची शीर्षक दिया है लेखक ने, लेकिन इसमें हम माधवदास यानी कि मनुष्य के जो विचार हैं, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, उसका वर्णन भी किया गया है। तो हम इसको मनुष्य और चिड़िया या मनुष्य और पक्षी कुछ भी इस तरह से शीर्षक दे